भाई लोग, जब भी हम एनिमेस देखते हैं ना तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि मजा तो काफी आता है, क्योंकि जिस लेवल का एनिमेशन, कंटेंट और स्टोरी वो हमें दिखाते हैं वो एकदम टॉप नॉच लेवल की होती है। लेकिन जब भी मैं कोई भी एनिमे सीरीज कंप्लीट करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है कि क्या कभी इंडियन एनिमे इंडस्ट्री जापानीज एनिमे इंडस्ट्री को टक्कर दे सकती है। और हाँ, यहाँ पर मैंने एनिमे इंडस्ट्री को कहा है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं, क्योंकि कैसे एनिमे इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके कॉन्कर कर रही है ये मैंने अपने इस वाली वीडियो में कवर किया है। आप चाहे तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे एक दिन सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक वर्ड हिट किया, अरेबियन नाइट्स। हमारे पास अरेबियन नाइट्स की कुछ ऐसी स्टोरीज है जो जापानीज एनिमे को बराबर की टक्कर दे सकती है, अगर इन्हें सही से एनिमेट किया जाए और इन्हें सिर्फ बच्चों के लिए ना बनाया जाए तो। अगर इन स्टोरीज को सही से एनिमेट किया जाए टीन्स के लिए PG-13 रेटिंग के साथ, तो ये इंडियन एनिमे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पुश हो सकता है, जो कि इंडियन एनिमे इंडस्ट्री को जापानीज एनिमे इंडस्ट्री के साथ टक्कर में ला सकता है। और इन्हीं अरेबियन नाइट्स में से एक स्टोरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सेट योर हार्ट अब्लेज। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. And now, I too have the power of a god. I got loyalty inside my DNA. I got loyalty. तो जिस सीरीज की आज हम बात करने वाले हैं उसे 90s के किड्स काफी अच्छे से पहचानते होंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ हातिम के बारे में। एक ऐसा शो जिसने सिर्फ अपने 47 एपिसोड के साथ पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया था। अगर हम इस शो की स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है यमन के शहजादे की, जिसका नाम हातिम है। और अब इस यूनिवर्स में बुराई की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है और इन सभी ताकतों का सिर्फ एक ही रूलर है, दज्जाल। लेकिन दज्जाल को सिर्फ बुराई की ताकत ही नहीं, अच्छाई की ताकत को भी अपने साथ करना है, जिससे वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन सके। और इसके लिए उसे एक ऐसी शहजादी के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसकी रूह काफी ज्यादा पाक है, और ऐसी शहजादी को वो ढूंढ भी लेता है। ये होती है दुर्गापुर की शहजादी सुनैना। अब दज्जाल को सुनैना के साथ शादी तो करनी है, लेकिन इन सारी प्रोसेस में एक कंडीशन है कि दज्जाल सुनैना के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। अगर दज्जाल को अच्छाई की ताकत को भी अपने साथ जोड़ना है तो सुनैना को अपनी मर्जी से शादी करनी होगी दज्जाल के साथ। जब दज्जाल अपनी शादी की बात करने के लिए सुनैना के पास जाता है तो सुनैना उसके बुरे इरादों को जानकर उसे ये कह के मना कर देती है कि उसकी शादी पहले से ही तय हो चुकी है, वो भी जनकपुर के शहजादे विशाल के साथ। अब ये बात सुनकर दज्जाल को गुस्सा आ जाता है और वो सुनैना को धमकाने लगता है, जिसे देखकर सुनैना का छोटा भाई सूरज दज्जाल को मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी दज्जाल अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करके सूरज को पत्थर का पुतला बना देता है, जिसे देखकर सुनैना काफी ज्यादा डर जाती है। दज्जाल सुनैना को 7 महीने का वक्त देता है, उसे ये कहते हुए कि अगर 7 महीने में वो शादी के लिए राजी नहीं हुई तो उसका भाई हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का पुतला बन के रह जाएगा, और उसके बाद वो खुद भी उसे पत्थर से इंसान नहीं बना सकता। इतना कहने के बाद दज्जाल वहां से चला जाता है। दज्जाल के जाने के बाद वहां पे विशाल आता है। सारी बातों को जानकर और समझकर वो दज्जाल को मारने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैना उसे ये कह के रोक देती है कि वो सूरज को जिंदा देखना चाहती है। तभी वहां पर राजगुरु आते हैं। राजगुरु विशाल को कहते हैं कि वो दज्जाल को नहीं हरा सकता, क्योंकि दज्जाल के पास अपने साथ साथ शैतान की भी पूरी ताकत है। अगर तुम्हें दज्जाल को हराना है तो तुम्हें यमन के शहजादे हातिम के पास जाकर उसकी मदद मांगनी चाहिए। जिसे समझकर विशाल यमन के लिए रवाना होता है। यहाँ यमन में हातिम की शादी की तैयारी चल रही है और हातिम गरीबों में खैरात बांट रहा है, जिसे देखकर विशाल भी उन गरीबों में जाके खड़ा हो जाता है। जब हातिम विशाल के पास आता है तो विशाल हातिम से कहता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसको अपनी सारी कहानी बताकर वो हातिम से मदद करने के लिए कहता है, जिसे देखकर, सुनकर और समझकर हातिम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारी बातें दूर से बादशाह यमन और बादशाह परिस्तान सुन रहे होते हैं, जिसे देखकर बादशाह यमन हातिम से कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन बादशाह परिस्तान बादशाह यमन को रोककर कहते हैं कि नहीं, हातिम को जाना पड़ेगा। अब जिन भी लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि बादशाह परिस्तान वही है जिनकी बेटी से हातिम की शादी होने वाली थी। अब बादशाह परिस्तान की ऐसी बात सुनकर बादशाह यमन को थोड़ा अजीब लगता है और वो थोड़ा चौंक जाते हैं। बादशाह यमन को ऐसा देख बादशाह परिस्तान उन्हें, हातिम और विशाल को लेकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं और उन्हें वहां पर बताते हैं कई सालों पहले परिस्तान में एक आकाशवाणी हुई थी, जहां पर ऐसा कहा गया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बुराई की ताकत अपनी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अच्छाई की ताकत को भी अपने साथ लेकर
पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। अगर उसे सही समय पर नहीं रोका गया तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और अभी वो वक्त आ गया है जहाँ पर दज्जाल के पास पूरी शैतानी ताकत है और वो शहजादी सुनैना से शादी करके अच्छाई की ताकत को भी अपने साथ जोड़ना चाहता है। और अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो उसके महल के ऊपर की शैतानी आग पूरी दुनिया पर फैल जाएगी और उसकी हुकूमत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अगर दज्जाल को हराना है तो उसकी शैतानी ताकत को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास शैतान की सारी ताकत है तो उसे सीधे सीधे नहीं मारा जा सकता। इसलिए उसकी शैतान की ताकत को धीरे धीरे करके खत्म करना पड़ेगा। जिसे सुनकर हातिम उनसे पूछता है कि वो दज्जाल की शैतानी ताकत को कैसे खत्म कर सकता है। तभी वहाँ पर एक और आकाशवाणी होती है। हातिम के सवाल का जवाब देते हुए वो आकाशवाणी कहती है, दुनिया के 7 कोनों में 7 ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वो 7 सवाल इस शैतानी ताकत का राज है। अगर उस शैतानी ताकत को खत्म करना है तो एक एक करके उन 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। हर सवाल का जवाब मिलने पर अच्छाई की ताकत एक कदम आगे बढ़ेगी और बुराई की ताकत एक कदम पीछे हटेगी। इन सारी बातों को सुनकर हातिम आकाशवाणी से उन सवालों के बारे में पूछता है, जिसका जवाब देते हुए आकाशवाणी कहती है, पहला सवाल है, एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल तुम्हें पहले सवाल के जवाब में ही छुपा मिलेगा। तो दूसरा सवाल क्या होगा? क्या हातिम पहले सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस शो में मिल जाएगा। अब मैंने जो आपको स्टोरी बताई है वो मैंने काफी शॉर्ट में और काफी सिंपल वे में बताई है। हो सकता है आपको मेरी स्टोरी बताने का तरीका भी पसंद ना आए, लेकिन आपको ये शो जरूर पसंद आ जाएगा। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो आपको एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। और हाँ, ये शो 2004 में रिलीज हुआ है, इसलिए VFX के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इस कहानी की खास बात यह है कि यहाँ पे हातिम चाह कर भी विलन को डायरेक्ट नहीं मार सकता। उन्हें इन 7 सवालों के जवाब ढूंढने ही पड़ेंगे। यहाँ पर विलन को तो पावर अपग्रेड मिल सकता है, लेकिन हातिम को नहीं। हातिम की जितनी पावर हमें फर्स्ट एपिसोड में या सेकंड एपिसोड में दिखाई गई है, उतनी ही पावर उसके पास हमेशा के लिए रहती है। ये एक स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हातिम को एक एक करके इन 7 सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, जिससे शैतान की ताकत धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। अब इस कहानी में स्टेक्स भी काफी ज्यादा हाई है। अगर एक छोटा सा स्पॉइलर दूं तो एक जगह पर हातिम को आगे बढ़ने के लिए पूरे के पूरे आसमान को अपने हाथों पर उठाना पड़ता है। एंड आई एम श्योर आपने ये चीज कभी भी किसी भी एनिमे में नहीं देखी होगी, ना किसी शो में देखी होगी। कम से कम मैंने तो नहीं देखा। अब सवाल आता है कि ये सीरीज ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है और ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने इसे देख रखा है, तो इसे एनिमेट करने का क्या फायदा? तो मैं कहूंगा कि हाँ, आपकी बात भी सही है कि काफी सारे लोगों ने इस सीरीज को देख रखा है, लेकिन मैक्सिमम लोग जिन्होंने इस सीरीज को देख रखा है वो हमारे जैसे लोग हैं जो 90s और 2000 की किड्स है। आज के बच्चों ने ऐसा शो अब तक नहीं देखा है। और आज के रीमेक्स के जमाने में अगर इस शो को एनिमेट किया जाए तो इससे 2 फायदे हो सकते हैं। पहला कि इंडियन एनिमे इंडस्ट्री को एक काफी अच्छा सा पुश मिल सकता है, और दूसरा कि बच्चों को रियल कंटेंट क्या होता है ये भी जानने को मिलेगा जो कि इंडियन हो। हातिम को एनिमेट करने से हम इसकी लिमिटेशंस को और भी ज्यादा पुश कर सकते हैं, जहाँ पर हमें लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये शो 2004 में एयर हुआ था, तो इसकी स्टोरी लाइन तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उस जमाने में VFX इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए इसकी फाइट सीक्वेंस काफी ज्यादा वीक है। ये फाइट सीक्वेंस उस जमाने के हिसाब से तो टॉप नॉच है, लेकिन आज की ऑडियंस इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर हम इस शो को एनिमेट करते हैं तो हम इस शो की इस कमी को भी पूरा कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑडियंस जो मोटू पतलू और तारक मेहता जैसे शो देखती है, अगर इस शो को एनिमेट किया जाए तो उन्हें रियल कंटेंट क्या होता है ये बात भी समझ में आ जाएगी, और ये भी कि एक शो को कब और कहाँ बंद करना होता है। जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर इस शो को सही में एनिमेट किया जाए और अगर ये शो इंडिया में हिट हो जाए, जो कि आई एम श्योर 99% होगा ही, क्योंकि इंडियन एनिमे कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, और इस शो को एनिमेट करने से ये और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होगी, और ये इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। प्लस ये हमारी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो कि रीमेक्स के भरोसे चल रही है, उसे भी नेक्स्ट लेवल पुश कर सकता है, जिससे एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके लोग जापानीज एनिमे इंडस्ट्री के साथ साथ इंडियन एनिमे इंडस्ट्री का नाम भी लेने लगेंगे। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मैं जापानीज एनिमे इंडस्ट्री का हेटर नहीं हूँ, बल्कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और इसलिए उनके जैसे शोज अपने इंडिया में भी बनते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टोरीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और न ही कमी है टैलेंट की, बस कमी है तो अपॉर्चुनिटीज की। इसलिए मैं इंडिया में ऐसे शोज बनते हुए देखना चाहता हूँ जो कि वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट करे, ना कि ऐसे शोज जिनके कोई हाथ पैर ही ना हो।